Good morning, friends. So today we can again start with the fourth chapter and that name is genetics. तो genetics में आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्रोमोसोमल थियरी ऑफ इनहेरिटेंस। बाद में इसके ही रिलेटेड जो टॉपिक है वो है लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशंस और उसके बाद म्यूटेशंस के बारे में हम पढ़ेंगे। तो चलो आज ये तीनों टॉपिक हम कंप्लीट कर देंगे। तो बिना वक्त गवाए आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। बच्चों अब हम देखते हैं क्रोमोसोमल थियरी ऑफ इनहेरिटेंस के बारे में। तो हम ये थियरी स्टार्ट करें इससे पहले हम मेंडल्स के बारे में थोड़ा बात कर ले कि मेंडल्स का जो वर्क था उसने 1865 को ये पब्लिश किया था। वो अनरिकॉग्नाइज हुआ टिल 19 की सेंचुरी तक वो वहां पे अनरिकॉग्नाइज हुआ था। क्यों अनरिकॉग्नाइज हुआ था, उसका रीजन क्या था? तो बहुत सारे इसके रीजन थे, मैं आपको वन बाय वन तीन चार रीजन आपको बताता हूँ। उसका जो पहला रीजन था कि उस टाइम पे क्या था, कम्युनिकेशन वो इजी नहीं था और इसीलिए उसका जो वर्क था वो ज्यादा पब्लिश नहीं हुआ, वाइडली पब्लिश वो हुआ नहीं। इसके बाद हम बात करें तो उसका जो कंसेप्ट था वो रिगार्डिंग द जीन एंड जीन था और वो कैसा था, वो स्टेबल एंड डिस्क्रीट यूनिट्स था। मतलब वो कंप्लीटली स्टेबल ही था, इसमें कुछ प्लस माइनस हो सकता है, इसके बारे में उसने ज्यादा यहाँ पे डिस्कस नहीं किया था। और तीसरी हम बात करें उसका जो मैथमेटिकली अप्रोच था, मैथमेटिकली अप्रोच था, उस टाइम के जो साइंटिस्ट थे उन्होंने उसको अनएक्सेप्ट किया। फिर क्या हुआ कि 19 की सेंचुरी में यहाँ पे तीन साइंटिस्ट थे, डी ब्राइस, कोरेंस एंड वॉन टेकरमन। उन्होंने ये जो वर्क था वो इंडिपेंडेंटली रीडिस्कवर किया मेंडल्स के वर्क को। और तो ऐसा क्वेश्चन एमसीक्यू में आ सकता है, सो गिव द नेम ऑफ द साइंटिस्ट हु रीडिस्कवर मेंडल्स लॉ। तो कौन सा आएगा आंसर? ह्यूगो डी ब्राइस, कोरेंस एंड वॉन टेकर। तो ये आपको याद रखना है। तो उन्होंने ये क्रोमोसोमल थियरी ऑफ इनहेरिटेंस के बारे में यहाँ पे आइडेंटिफाई किया। तो आइडेंटिफाई द क्रोमोसोम एज अ कैरियर ऑफ जेनेटिक मटेरियल। उन्होंने आइडेंटिफाई किया कि यहाँ पे क्रोमोसोम है वो एक जनरेशन में से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर होते हैं। और ये जो फंडामेंटली वो थियरी था जो प्रपोज की थी वो थियोडोर बोवरिज ने वो प्रपोज की थी, इसीलिए तो ये थियरी का नाम है शूटॉन बोवरिज थियरी। अब यहाँ पे क्रोमोसोम होता है वो जनरली आप देखो तो वो जो डिवाइडिंग सेल होते हैं, जो सेल साइकिल थी, इसके अंदर ये होते हैं दैट शुड बी पास फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन और कंटिन्यूअसली वो एक जनरेशन में से दूसरे जनरेशन में लाइक दिस वो चलता रहता है। अब ये जो एक्सपेरिमेंट था उसको वेरीफाई किसने किया था, उसको वेरिफिकेशन फॉर दिस थियरी, ये वेरिफिकेशन करने के लिए किसने ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था, तो उसका नाम था थॉमस हंट मॉर्गन। तो थॉमस हंट मॉर्गन ने ये प्रैक्टिकल परफॉर्म किया था ये थियरी को यहाँ पे वेरीफाई करने के लिए। उसने ये प्रैक्टिकल किस पे किया था? तो यहाँ पे ये जो प्रैक्टिकल किया था उसको वेरिएशन के रिगार्डिंग ये प्रैक्टिकल किया था एंड दैट शुड बी डन ड्यूरिंग द सेक्सुअली रिप्रोडक्शन। तो यहाँ पे ये जो वर्क किया था उसने वो फ्रूट फ्लाई पे किया था। अब फ्रूट फ्लाई है, उसका साइंटिफिक नेम क्या है, ऐसा एमसीक्यू में क्वेश्चन आ सकता है। तो उसका साइंटिफिक नेम था दैट इज ड्रोसोफिला। उसने ड्रोसोफिला को ही क्यों चूज किया? क्योंकि इसमें बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक्स थी। एक कैरेक्टरिस्टिक ये थी कि वो ग्रो हो सकता है सिंपल सिंथेटिक मीडिया पे। सिंपल सिंथेटिक मीडियम के अंदर वो लेबोरेटरी में ये ग्रो हो सकता है। दूसरा ये है कि उसका जो कंप्लीट लाइफ साइकिल है दैट इज अबाउट 2 वीक। इसके बाद हम बात करें तो यहाँ पे एक ही मैटिंग में लार्ज नंबर ऑफ प्रोजेनी प्रोड्यूस होते हैं। दूसरा ये है कि उनको पेयर होते हैं ऑटोसोम्स के और एक पेयर होता है इसमें सेक्स क्रोमोसोम होता है। और दूसरा ये भी है कि मेल और फीमेल को आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो इतने सारे कैरेक्टरिस्टिक्स थे, इसीलिए थॉमस हंट मॉर्गन ने ड्रोसोफिला को ही ये प्रैक्टिकल के लिए यहाँ पे सिलेक्ट किया। अब उस मेल और फीमेल्स की हम बात करें तो यहाँ पे जो सेक्स क्रोमोसोम होते हैं, जो फीमेल में है वो होमोलोगस है एक्स, और मैं मेल्स की बात करूं तो इसमें हेटेरोलोगस क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं एक्स एंड वाई। तो आप देख सकते हो यहाँ पे एडल्ट फीमेल और एडल्ट मेल के बीच ये जो क्रोमोसोम है वो क्रोमोसोम प्रेजेंट है। फीमेल में है वो एक्स एक्स है और मेल की मैं बात करूं तो यहाँ पे एक्स वाई होते हैं। अब यहाँ पे उसने क्या किया, क्रॉस करवाया। तो क्रॉस में यहाँ पे उसने विंग साइज और दूसरे में उसने किया था बॉडी कलर।
मतलब 2 प्रैक्टिकल किया। पहला जो प्रैक्टिकल हुआ था दैट शुड बी रिलेटेड विद द विंग साइज और दूसरा जो प्रैक्टिकल हुआ दैट शुड बी रिलेटेड विद द बॉडी कलर। हम पहला जो प्रैक्टिकल की बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पे जो विंग साइज होते हैं, सो यहाँ पे वेस्टिकल विंग मतलब ये थोड़ा ये जो माइनर जो विंग साइज होती है, तो ये उसने चूज किया और दूसरा जो था वो ग्रे बॉडी विद द विंग फ्लाई, लॉन्ग विंग फ्लाई मतलब बड़ा सा यहाँ पे विंग साइज है, ये उसने चॉइस किया और दोनों के बीच ये क्रॉस करवाया तो यहाँ पे रिजल्ट क्या मिला, तो यहाँ पे दे प्रोड्यूस ऑल लॉन्ग विंग एंड ग्रे बॉडीज फ्लाइज F1 जनरेशन में उनको मिला। And then he late made the wild type F1 dihybrid female with the black vestigial wing male। ये जो फीमेल और मेल्स के बारे में उसने ये जो प्रैक्टिकल परफॉर्म किया, तो मोस्टली जो ऑफस्प्रिंग मिला जो उसको पेरेंटल फिनोटाइप्स में, तो वहां से उसने कंक्लूड किया कि जो जीन होता है वो बॉडी कलर और विंग साइज दोनों के लिए आइडेंटिकल है, जेनेटिकली वो लिंक है। किसके साथ लिंक है कि जो सेम क्रोमोसोम पेरेंट्स में प्रेजेंट होते हैं उस पे वो लिंक है, मतलब पेरेंट्स के अंदर जो कैरेक्टर्स होते हैं वो कैरेक्टर्स प्रोजेनी में वो ट्रांसफर हो रहे हैं। सो वो कुछ भी हो, चाहे वो बॉडी का कलर हो, चाहे वो विंग साइज हो। अब देखते हैं बेटा इस टॉपिक के रिलेटेड एमसीक्यू क्वेश्चंस की। तो पहला जो एमसीक्यू क्वेश्चंस है, हाउ मेनी पेयर ऑफ द सेक्स क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट इन द ड्रोसोफिला? सो ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3 और ऑप्शन 4। तो हमने अभी देखा कि सेक्स क्रोमोसोम एक ही पेयर होता है ड्रोसोफिला में, तो ये पॉइंट यहाँ पे खत्म होता है। तो अब देखते हैं बेटा लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशंस के बारे में। तो हमने अभी जो थॉमस हंट मॉर्गन का ये प्रैक्टिकल देखा हमने, तो वहां से वो लिंकेज है, वो थियरी है, इसके साथ ये लिंक है। तो पहला हम देखते हैं विच ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एज सिंडरेला ऑफ जेनेटिक्स। सिंडरेला ऑफ जेनेटिक्स किसे कहा जाता है? अब आपको लग रहा होगा सर ये सिंडरेला क्या है? तो सिंडरेला बेटा एक परियों की कहानी है, जहां पे ये सिंडरेला है ये गर्ल्स थी और वो बहुत गरीब थी, लेकिन हुआ क्या कि टाइम के साथ वहां पे इसकी किस्मत बदल गई और वो रानी बन गई। जैसे ही उसकी किस्मत बदल गई वो गरीब से रानी बन गई, वैसे ही यहाँ पे जो ड्रोसोफिला थी शुरुआत में जेनेटिक्स में उसको कम इंपॉर्टेंस मिला, लेकिन बाद में उसका इतना इंपॉर्टेंस बढ़ गया जेनेटिक्स के अंदर, इसीलिए तो ड्रोसोफिला को सिंड्रेला ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है। ऐसे एमसीक्यू क्वेश्चन आ सकते हैं कई बार। अब हम एक्सपेरिमेंटल के बारे में बात करें तो वेरी यहाँ पे जो क्रोमोसोमल थियरी ऑफ इनहेरिटेंस जो प्रपोज किया था थॉमस हंट मॉर्गन ने और उसके कलीग्स ने, जो आगे हमने देखा, इसका जो मेन जो कंक्लूजन था वो था वेरिएशंस। उसने जो वेरिएशंस पे काम किया था थ्रू द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दैट कैन बी गेटिंग, सो इसके बारे में उसने जो वर्क किया था इसमें ड्रोसोफिला को उसने चॉइस किया था, क्योंकि बहुत सारा उसका रीजन था जो हमने अभी आगे देखा। अब बारी है ये जो उसने क्रॉस किया था ड्रोसोफिला के अंदर, वहां पे उसने ऑब्जर्व किया रिगार्डिंग द रिकॉम्बिनेशंस। तो यहाँ पे रिकॉम्बिनेशंस का मीनिंग होता है, नाम से ही पता चलता है, री मतलब फिर से कॉम्बिनेशंस। सो रिकॉम्बिनेशन टू डिस्क्राइब द जनरेशन ऑफ नॉन पेरेंटल जीन कॉम्बिनेशंस। तो यहाँ पे मॉर्गन और उसके जो ग्रुप ने या जो प्रैक्टिकल किया था वहां से उसने आइडेंटिफाई किया कि बहुत सारे ऐसे क्रोमोसोम होते हैं कि जो जीन प्रेजेंट होते हैं क्रोमोसोम्स के अंदर, वो जीन कई बार क्या होता है वो टाइटली बाउंड होते हैं, और जब ये टाइटली बाउंड होते हैं तो वहां पे रिकॉम्बिनेशन होने का चांसेस बहुत कम रहता है। तो हुआ क्या कि जो टाइटली बाउंड था वहां पे रिकॉम्बिनेशन कम हुआ, और बहुत सारे ऐसे भी थे जहां पे वो लूजली बाउंड थे, प्रॉपरली वो इतना टाइटली बाउंड नहीं थे, और जहां पे वो लूजली बाउंड थे वहां पे सबसे ज्यादा रिकॉम्बिनेशंस हुआ। इसीलिए ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं कि जहां पे रिकॉम्बिनेशंस ज्यादा है वहां पे लूजली कॉम्बिनेट होता है जीन्स, और जहां पे रिकॉम्बिनेशंस कम है वहां पे टाइटली बाउंड होते हैं जीन्स। तो उसने पहला ये क्रॉस किया था कि जीन्स फॉर बॉडी कलर एंड आई कलर,
that should be present on the same chromosome and they are closely linked. तो पहला जो ये क्रॉस था वहां पे वो क्लोजली लिंक था, इसीलिए तो आप देखिए यहाँ पे हमने रिजल्ट दिया है कि वहां पे वो क्लोजली बाउंड था, इसीलिए तो रिकॉम्बिनेशन ओनली 1.3% हुआ, क्योंकि पेरेंटल टाइप 98.7 जहां पे रिकॉम्बिनेशन ओनली 1.3% हुआ। दूसरे में हम बात करें तो यहाँ पे क्रॉस बी था, सो दैट शुड बी जीन फॉर आई कलर एंड विंग स्ट्रक्चर, जो सम क्रोमोसोम पे ही था, वहां पे उसने देखा तो लूजली बाउंड था, यहाँ पे रिलेटिवली जो लिंक था वो लूजली था, इसीलिए यहाँ पे रिकॉम्बिनेशन सबसे ज्यादा हुआ। आप देख सकते हो कि 62.8% पेरेंट्रल है और रिकॉम्बिनेशन कितना हुआ, 37.2% यहाँ पे रिकॉम्बिनेशन हुआ। मॉर्गन का एक स्टूडेंट था जिसका नाम था अल्फ्रेड स्टुअर्ट, अ स्टूडेंट ऑफ मॉर्गन। उसने प्रिपेयर किया था क्रोमोसोमल मैप्स दैट इज बेस्ड ऑन द फ्रीक्वेंसी ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ द जीन्स, और ये जो जेनेटिक मैप है वो आज बहुत ही इसने यूज किया। आप देखेंगे वो नेक्स्ट चैप्टर है जिसमें ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में ये जेनेटिक मैप का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट हुआ था, और ये प्रपोज किसने किया था, अल्फ्रेड स्टुअर्ट। मैंने ये इसीलिए इंक्लूड किया कि एमसीक्यू के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो आपको याद रखना है। अब इसके एमसीक्यू के बारे में देखें। सो विच ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एज सिंड्रेला ऑफ जेनेटिक्स? ऑप्शन 1 हाउस फ्लाई, बटरफ्लाई, फ्रूट फ्लाई या नन ऑफ दिस। जो हमने अभी कहानी सुनी वो था ड्रोसोफिला, फ्रूट फ्लाई। मेन रीजन फॉर द सिलेक्शन ऑफ ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर्स। Option 1, it can be grow in complex medium, long life cycle, a single mating produce single progeny, male and female can be distinguishable easily, मतलब वो differentiate easily हो जाता है। तो राइट आंसर क्या है, मेल एंड फीमेल्स कैन बी डिफरेंशिएट easily। इसके बाद थर्ड एमसीक्यू है, व्हाट इज द मीन बाय लिंकेज? सो ऑप्शन 1, फिजिकल एसोसिएशन ऑफ द जीन ऑन अ क्रोमोसोम, physical association of the gene on two chromosome, physical association of alleles on a chromosome, और चौथा जो है वो है physically association of alleles on different chromosome। तो सही आंसर क्या है, लिंकेज का मीनिंग होता है physically association of gene on a chromosome। चौथा एमसीक्यू, व्हाट इज द मीन बाय रिकॉम्बिनेशंस? ऑप्शन 1, द जनरेशन ऑफ पेरेंटल जीन कॉम्बिनेशन, द जनरेशन ऑफ नॉन पेरेंटल जीन कॉम्बिनेशंस, न्यू जनरेशन या नन ऑफ दिस। इसका सही आंसर है ऑप्शन 2 एंड दैट इज जनरेशन ऑफ नॉन पेरेंटल जीन कॉम्बिनेशंस। अब म्यूटेशंस के बारे में हम देखें, इससे पहले मैं आपको एक इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं कि द फर्स्ट म्यूटेशंस व्हेन रिकॉग्नाइज्ड बाय, किस साइंटिस्ट ने किया था पहला जो म्यूटेशन था वो ह्यूगो डी ब्राइस ने किया था, और कौन से प्लांट में किया था, दैट इज एनोथेरा लेमरकिना। ये जो प्लांट था, ये एमसीक्यू के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। अब म्यूटेशन है दैट इज वन टाइप ऑफ द फिनोमेना व्हिच रिजल्ट इन अल्टरेशन ऑफ डीएनए सीक्वेंस। मतलब क्या है, म्यूटेशन दैट इज वन टाइप ऑफ अल्टरेशन ऑफ डीएनए सीक्वेंस, और जिसकी वजह से जीनोटाइप और फिनोटाइप में चेंजेस आता है। सो दैट इज सो रिलेटेड विद रिकॉम्बिनेशंस। रिकॉम्बिनेशन के साथ मैं बोलूं तो म्यूटेशन दैट इज अनदर फिनोमेनन दैट लीड्स टू वेरिएशन इन डीएनए। मतलब रिकॉम्बिनेशन की वजह से ही वेरिएशन आता था डीएनए में, और म्यूटेशन की वजह से भी वेरिएशंस आता है डीएनए में। और ये जो म्यूटेशन था वो फर्स्ट नोटिस हमने अभी बताया कि ह्यूगो डी ब्राइस ने एनोथेरा लेमार्किना प्लांट्स के अंदर किया था, और इसको हम लेमार्स इवनिंग प्राइमरोज बोल सकते हैं। तो ये आपको याद रखना है एमसीक्यू क्वेश्चंस के लिए। अब म्यूटेशंस की मैं टाइप्स की बात करूं तो यहाँ पे बहुत सारे टाइप्स होते हैं, डिलीशंस होते हैं, डुप्लीकेशन, इन्वर्जन, ट्रांसलोकेशंस, ऐसे बहुत सारे हैं जो हम देखेंगे। आप अभी पिक्चर में देखो तो पता चल जाएगा कि ये वेरिएशन म्यूटेशन की वजह से है। देखो ये भी वेरिएशंस है, दैट इज आल्सो ड्यू टू द म्यूटेशंस। अब ये म्यूटेशंस किस तरह से होता है, तो डीएनए जो होता है उसका हेलिक्स होता है, वो डबल हेलिक्स होता है, एंड दैट शुड बी रन कंटिन्यूअसली। एक एंड से दूसरे एंड पे वो कंटिन्यूअसली रन होता है इन ईच क्रोमेटिस इज हाईली सुपर कॉइल फॉर्म। और इसकी वजह से होता क्या है कि कई बार लॉस हो जाता है डीएनए और कई बार गेन हो जाता है डीएनए। सो इसकी वजह से क्रोमोसोम के अंदर अल्टरेशन आ जाता है, जो आप देख सकते हो।
अब यहाँ पे एक दूसरा जो क्लासिफिकेशन के अंदर म्यूटेशंस की बात करूँ तो ये दूसरा टाइप है, दैट इज पॉइंट म्यूटेशंस। So what are point mutation? So that mutation that is arise due to the change in single base pair of DNA, मतलब एक बेस पेयर के डीएनए में चेंज होता है, उसको हम बोलते हैं पॉइंट म्यूटेशंस। तो म्यूटेशंस क्यों होता है? क्योंकि चेंज होता है सिंगल बेस पेयर ऑफ द डीएनए में। इसका जो क्लासिकल एग्जांपल्स की मैं बात करूं तो वो है सिकल सेल एनीमिया। सो यहाँ पे जो क्लासिकल एग्जांपल है वो है सिकल सेल एनीमिया, जिसमें होता क्या है कि यहाँ पे शेप चेंज हो जाता है आरबीसी का। दूसरा जो म्यूटेशन है वो है फ्रेमशिफ्ट म्यूटेशन। फ्रेमशिफ्ट म्यूटेशन क्यों होता है? सो दैट इज डिलीशन और इंसर्शन ऑफ द बेस पेयर। कई बार क्या होता है, डिलीट हो जाता है और कई बार ऐड हो जाता है बेस पेयर, दैट कॉज फ्रेमशिफ्ट म्यूटेशंस। अब आपको लगा होगी कि सर ये डिलीशन और इंसर्शन क्या है? तो फॉर एग्जांपल सोचिए कि 46 क्रोमोसोम ह्यूमन में होते हैं। अब एडिशन हुआ तो 47 हो जाएंगे, अगर डिलीशन हुआ तो 45 हो जाएंगे। तो दैट इज वन टाइप ऑफ द म्यूटेशंस। जो आप पिक्चर में देख सकते हो, दैट इज वन टाइप ऑफ द म्यूटेशंस। अब म्यूटेशंस के बारे में कई बार एग्जाम में आता है कि व्हाट इज म्यूटेशंस। सो म्यूटेशंस है दैट इज वन टाइप ऑफ द केमिकल एंड फिजिकल फैक्टर्स, जिसकी वजह से क्या होता है, म्यूटेशन होता है। सो दैट इज कॉल्ड एज म्यूटेशंस। अब हम इसके एग्जांपल्स की बात करें तो यूवी रेडिएशन, एक्स रेज, गामा रेज, केमिकल्स में भी नाइट्रस ऑक्साइड, कॉल्चिसिन्स, ये क्या है, ये वन टाइप ऑफ सब्सटेंस है जिसकी वजह से म्यूटेशन होता है। यहाँ पे आपको एमसीक्यू के लिए याद रखना है कि गिव एन एग्जांपल ऑफ केमिकल म्यूटेशन, दैट इज नाइट्रस ऑक्साइड एंड कॉल्चिसिन। तो ये गामा रेज है, यूवी रेज है, जिसकी वजह से क्या होता है, म्यूटेशन होता है। केमिकल म्यूटेशन की मैं बात करूं तो नाइट्रस ऑक्साइड, कॉल्चिसिन, जिसकी वजह से भी म्यूटेशन होता है। म्यूटेंट्स, नाउ व्हाट इज म्यूटेंट्स? सो म्यूटेंट्स दैट इज वन टाइप ऑफ द ऑर्गेनिज्म व्हिच हैज अंडरगो म्यूटेशन, जिसके अंदर क्या होता है, म्यूटेशंस। सो दैट इज कॉल्ड एज म्यूटेंट। तो ऐसा एक ऑर्गेनिज्म जिसके अंदर म्यूटेशंस होता है, जिसको हम बोल सकते हैं म्यूटेंट। सिग्निफिकेंस ऑफ द म्यूटेशंस, मतलब म्यूटेशन से क्या बेनिफिट होता है? सो म्यूटेशन होने की वजह से यहाँ पे होता क्या है कि लार्ज अमाउंट ऑफ वेरिएबिलिटी आ जाती है पॉपुलेशंस में, और वहां पे जो डिजायरेबल टाइप्स के जो ब्रीडर्स होते हैं उसको सिलेक्ट किया जाता है फॉर प्लांट इंप्रूवमेंट के लिए। मतलब जो वेराइटीज मिलती है क्रॉप के प्लांट में वो अच्छी फसल हमें मिले, इसीलिए हमें इस टाइप्स का ब्रीडर यहाँ पे चॉइस करना है जो डिजायरेबल हो, जिसकी वजह से क्रॉप जो होता है वो हाईली वेराइटीज ऑफ द क्रॉप हमें मिलता है, और जो वो डिजायरेबल कैरेक्टर्स हो उसके पास, ऐसा क्रॉप हमें मिल जाता है विद द हेल्प ऑफ हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक्स। तो एमसीक्यू के बारे में बात करें ये टॉपिक रिगार्डिंग, तो अल्टरेशन ऑफ डीएनए सीक्वेंस दैट रिजल्ट इन चेंजेस इन द जीनोटाइप इज कॉल्ड रिकॉम्बिनेशंस, लिंकेज, म्यूटेशंस और कोडोमिनेंस। तो उसका सही आंसर है म्यूटेशंस। दूसरा हम बात करें एमसीक्यू की, म्यूटेशन इज ऑप्शन 1 चेंज दैट इज इनहेरिटेड, चेंज इन पेरेंट्स नॉट इनहेरिटेड, प्लांट ग्रोथ कंट्रोलिंग, एंड चेंज विच इफेक्ट द ऑफस्प्रिंग ऑफ F2 जनरेशन। तो उसका सही आंसर है दैट इज इनहेरिटेड। तीसरा जो है वो म्यूटेशन वेयर फर्स्ट नोटिस बाय ह्यूगो डी ब्राइस, मेंडल, मॉर्गन और शूटन एंड बोरिस। तो उसका सही आंसर है ह्यूगो डी ब्राइस। इसके बाद चौथा एमसीक्यू है, क्रोमोसोमल एब्रिसिएशन आर कॉमनली ऑब्जर्व इन मसल सेल, हार्ट सेल, ब्रेन सेल और कैंसर सेल। तो उसका भी सही आंसर है कैंसर सेल। और लास्ट एमसीक्यू है, व्हाट इज पॉइंट म्यूटेशन? चेंज इन सिंगल बेस पेयर ऑफ डीएनए, डिलीशन एंड इंसर्शन ऑफ बेस पेयर, चेंज इन टू बेस पेयर, डिलीशन बेस पेयर रिप्लेस बाय अदर। तो यहाँ पे सही आंसर है दैट इज चेंज इन सिंगल बेस पेयर ऑफ डीएनए, उसको हम पॉइंट म्यूटेशन कहते हैं। तो आज का ये टॉपिक यहाँ पे खत्म होता है, तो कल हम फिर से नया टॉपिक लेके आएंगे, तब तक के लिए गुड बाय।